नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपकी अपने YouTube चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को अटेम्प्ट करेंगे। तो सभी विद्यार्थी समय निकालकर आज की वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं जो कि आप लोगों के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। तो देखिए, पहला प्रश्न दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1905, या ऑप्शन बी सन 1907 में, या ऑप्शन सी सन 1908 में, या ऑप्शन डी सन 1909 में। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1908 में इनका जन्म हुआ था। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म सन 1908 में हुआ था। अब इसके बाद देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ? ऑप्शन ए दुबे का छपरा, जिला बलिया उत्तर प्रदेश में, या ऑप्शन बी सिमरिया बेगूसराय बिहार में, या ऑप्शन सी चिरगांव झांसी उत्तर प्रदेश, या ऑप्शन डी भोपाल मध्य प्रदेश। तो देखिए, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो याद रखिएगा, मैं आप लोगों को बता दूं कि इनका जन्म जो है बिहार राज्य के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में इनका जन्म हुआ था। और कब हुआ था? सन 1908 में। यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, बेगूसराय बिहार, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, प्रश्न है, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट लिख दूँ, ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा गया है कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी को, या ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर को, या ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल को, या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा को। तो देखिए, अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखिएगा, अधैर्य का कवि हिंदी साहित्य में किसको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए, अगला प्रश्न है, अनल का कवि किसे कहा जाता है? ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि अनल का कवि किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए रामवृक्ष बैनीपुरी को, या ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर को, ऑप्शन सी रामचंद्र शुक्ल, या ऑप्शन डी राम कुमार वर्मा को। तो देखिए, अभी जो आपने पिछला प्रश्न देखा उसमें कहा गया था कि अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है। तो अधैर्य का कवि किसे कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को। अब यहाँ पर प्रश्न है कि अनल का कवि किसे कहा जाता है? तो ये भी राइट आंसर हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर को। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर को हिंदी साहित्य में अनल का कवि और अधैर्य का कवि कहा जाता है। याद रखिएगा, अगर ये दोनों प्रश्न में से कोई भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा, राइट आंसर होगा, रामधारी सिंह दिनकर को अधैर्य का कवि और अनल का कवि कहा जाता है। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब चलिए आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे थे? अब आपने अगर इनके जीवन परिचय को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये राज्यसभा के भी सदस्य रह चुके हैं। पर यहाँ पर प्रश्न है कि कितने वर्षों तक रहे। ऑप्शन ए 10 वर्ष तक, बी 12 वर्ष, सी 15 वर्ष, या ऑप्शन डी 13 वर्ष। तो देखिए, याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 वर्ष तक यह राज्यसभा के सदस्य रहे थे। और कब, किस वर्ष में ये राज्यसभा के सदस्य बने थे, अगर ये भी प्रश्न आता है तो याद रखिएगा 1900, मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, 1952 में यह राज्यसभा के सदस्य बने थे। ठीक है, और कितने वर्षों तक रहे थे? याद रखिएगा, 12 वर्ष तक। तो दोनों प्रश्न आपको क्लियर हैं कि कितने वर्षों तक राज्यसभा के सदस्य रहे, 12 वर्ष तक, और किस वर्ष में ये सदस्य बने थे, 1952 में। तो यहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर होगा। अब देखिए, अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। मैंने पहले ही कहा था आपको कि वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है, रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने
किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रामधारी सिंह दिनकर को भारत सरकार ने किस वर्ष पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए 1950 में, या ऑप्शन बी 1960, या ऑप्शन सी 1959 में, या ऑप्शन डी 1955 में। तो देखिए किस वर्ष भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था? ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, सन 1959 में। याद रखिएगा, सन 1959 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया था। तो ये प्रश्न आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ये भी आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा कि भारत सरकार ने सन 1959 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किया था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी को किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? अब देखिए ये प्रश्न भी कितना महत्वपूर्ण है कि किस वर्ष ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सन 1971 में, या ऑप्शन बी सन 1970 में, सन 1972 में, या सन 1975 में। किस वर्ष रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1972 में। याद रखिएगा 1972 में रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस काव्य के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? देखिए अभी पहला प्रश्न था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस वर्ष दिया गया था? 1972 में। अब यहाँ पर प्रश्न है कि किस काव्य के लिए दिया गया था ज्ञानपीठ पुरस्कार? ऑप्शन ए हुंकार के लिए, या ऑप्शन बी उर्वशी के लिए, सी रश्मिरथी के लिए, या ऑप्शन डी कुरुक्षेत्र के लिए। यानी इनकी किस रचना के लिए इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उर्वशी के लिए इन्हें 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, दिनकर जी को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार से किस वर्ष इन्हें सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए सन 1958 में, या सन 1959 में, सन 1960 में, या सन 1961 में। किस वर्ष इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1959 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अब देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए मिला था इन्हें? ऑप्शन ए परशुराम की प्रतीक्षा, या ऑप्शन बी संस्कृति के 4 अध्याय, सी रेणुका, या ऑप्शन डी रेती के फूल। तो देखिए यहाँ पर 4 इनकी रचनाएं दी गई हैं और पूछा गया है कि किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संस्कृति के 4 अध्याय। याद रखिएगा यहाँ पर जो अभी मैंने लास्ट आपको 4 प्रश्न कराए हैं काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको अच्छी तरह से देखिएगा कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला, किस रचना के लिए मिला, और साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष और किस रचना के लिए मिला। ये चारों प्रश्न काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, एक बार अच्छी तरह से इनके आंसर को जरूर देख लीजिएगा। तो किसके लिए मिला था? संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? ऑप्शन ए हुंकार, बी उर्वशी, सी कुरुक्षेत्र, या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर के किस काव्य को आधुनिक युग की गीता कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा। और अगर ये प्रश्न इस तरह से भी बनकर आता है कि रामधारी सिंह दिनकर का कौन सा काव्य है जो महाभारत पर आधारित है, तो भी राइट आंसर कुरुक्षेत्र ही होगा। याद रखिएगा दोनों प्रश्नों का आंसर कुरुक्षेत्र होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है।
देखिए अगला प्रश्न है, दिनकर जी के किस काव्य को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में 74वां स्थान मिला था। यह प्रश्न, पहले तो मैं इस पर स्टार बना दूं, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। पूछा गया है कि विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से 74वां स्थान दिनकर की किस काव्य को मिला था। ऑप्शन ए हुंकार, बी उर्वशी, ऑप्शन सी कुरुक्षेत्र या ऑप्शन डी अर्धनारीश्वर। तो किस रचना को 100 काव्यों में से 74वां स्थान दिया गया था, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी कुरुक्षेत्र। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुरुक्षेत्र को विश्व के सर्वश्रेष्ठ 100 काव्यों में से 74वां स्थान मिला था। दिनकर जी का ही ये काव्य है। तो यहाँ पर आप इस प्रश्न को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, आंसर अच्छी तरह से देख लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। अब देखिए इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह है। ऑप्शन ए रेणुका, बी हुंकार, सी रसवंती या ऑप्शन डी रेती के फूल। रामधारी सिंह दिनकर का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा रेणुका। सरल प्रश्न है इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए प्रश्न पूछा गया है कि शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं। ऑप्शन ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी रामवृक्ष बेनीपुरी या ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। शुद्ध कविता की खोज के लेखक कौन हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी रामधारी सिंह दिनकर। ये भी याद रखिएगा, शुद्ध कविता की खोज के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की अंतिम रचना है। ए हारे को हरिनाम, बी हुंकार, सी बटपीपल या ऑप्शन डी शुद्ध कविता की खोज। इनमें से कौन सी रचना अंतिम रचना है रामधारी सिंह दिनकर की। ये भी प्रश्न काफ़ी सरल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा हारे को हरिनाम। अब इसके बाद आगे यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष है। देखिए ये प्रश्न भी मैंने हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि रचनाओं के रचनाकार के साथ साथ आप लोगों को उस रचना का प्रकाशन वर्ष भी जरूर याद करना है, क्योंकि एग्जाम में प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न भी पूछा जाता है। इसलिए हर वीडियो में मैं रचनाओं के प्रकाशन वर्ष से संबंधित प्रश्न आप लोगों को जरूर कराता हूँ, क्योंकि इन पर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो याद रखिएगा, प्रकाशन वर्ष जरूर याद कीजिएगा रचनाओं के। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया है कुरुक्षेत्र रचना का प्रकाशन वर्ष। ऑप्शन ए 1935, बी 1946, सी 1948 या डी 1950। यानी किस वर्ष में इसका प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। याद रखिएगा सन 1946 में। ठीक है, यहाँ पर आपको क्लियर है 1946 में इस रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद अगला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, रेणुका रचना का प्रकाशन वर्ष है। ए 1935, बी 1946, सी 1948 या डी 1950। किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था। तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1935 में। किस रचना का प्रकाशन कब हुआ था, 1935। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, रश्मिरथी रचना का प्रकाशन वर्ष है। ऑप्शन ए 1935, बी 1952, सी 1954 या ऑप्शन डी 1950। किस वर्ष इस रचना का प्रकाशन हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा सन 1952 में। याद रखिएगा, और ये तीनों ही रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, उर्वशी रचना का प्रकाशन वर्ष है 1960, 1961, 1962 या 1963। किस वर्ष में ये रचना प्रकाशित हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा, मैं आप लोगों को बता दूं, 1961 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 1961 में उर्वशी रचना का प्रकाशन हुआ था। अब इसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है, जो कि वीडियो का लास्ट प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ। सन 1975,
सन 1974, सन 1978 या सन 1972? किस वर्ष इनका निधन हुआ था? तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सन 1974 में। याद रखिएगा, रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? सन 1974 में। अब एक बार मैं आपको फिर से एक बार बता दूं, देखिए इनका जो जन्म हुआ था, अभी आपने पढ़ा था 1908 में रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था और 1974 में इनकी मृत्यु हुई थी। तो याद रखिएगा, इनका जन्म 1908 में हुआ था और मृत्यु 1974 में हुई थी। और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न कराए गए हैं, आप लोग वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाते हैं वीडियो में। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आज के प्रश्न आप लोगों को अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और महत्वपूर्ण MCQ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।